एक सेकंड रुको। अभी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये ना तो किसी स्कूल में पढ़ाया गया है, ना किसी न्यूज़ चैनल ने सीधा बताया होगा और ना ही कोई गवर्नमेंट चाहती है कि तुम ये सब समझो। एक सेकंड सोच के देखो, दुनिया में 195 देश हैं और उनमें से सिर्फ एक देश है जिसके मिलिट्री बेसिस 80 से ज़्यादा देशों में हैं, जिसके शिप्स हर ओशियन में पेट्रोल करते हैं 24 घंटे 7 दिन, जिसने पिछले 70 सालों में 40 से ज्यादा वॉर्स या मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। ये देश है अमेरिका। और अब एक सीधा सवाल, क्यों? क्या अमेरिका सच में वर्ल्ड पीस चाहता है या इसके पीछे कुछ और चल रहा है? और ईरान के साथ जो टेंशन है अभी, वो इस पूरे गेम का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम ये समझेंगे पूरी कहानी शुरुआत से आखिर तक। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है तो दुनिया पूरी तरीके से टूट चुकी थी। यूरोप बर्बाद हो चुका था, जापान बर्बाद हो चुका था और दो सुपर पावर्स खड़ी हो जाती हैं, अमेरिका और सोवियत यूनियन। यहाँ से शुरू होता है एक नया गेम, कोल्ड वॉर। अमेरिका को डर था, अगर यूएसएसआर ने एक एक देश को कम्युनिस्ट बना दिया तो पूरी दुनिया पर उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसका नाम था कंटेनमेंट पॉलिसी, मतलब कम्युनिज्म को जहां भी हो रोकना है। कोरिया में घुसे, वियतनाम में घुसे, लैटिन अमेरिका में घुसे, मिडल ईस्ट में घुसे। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है, वार सिर्फ आइडियोलॉजी के लिए नहीं होती, वार रिसोर्सेज के लिए होती है। और मिडल ईस्ट में क्या रिसोर्स था? तेल, ऑयल, सबसे जरूरी रिसोर्स। 1970 तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर था। फिर उसकी अपनी फील्ड्स ड्राई होने लगी। तब उन्हें पता चला दुनिया का 65% ऑयल मिडल ईस्ट में है। सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई। जिसने भी इन देशों पे कंट्रोल रख लिया, उसने दुनिया की इकोनॉमी पे कंट्रोल ऑटोमेटिक रख जाएगा। तो अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने डील्स किए। सऊदी अरबिया से बोला, तुम सिर्फ यूएस डॉलर्स में बेचो और हम तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे। ये है पेट्रो डॉलर सिस्टम और यही वो इनविजिबल चेन है जो पूरी दुनिया को अमेरिका के साथ कनेक्ट करती है। लेकिन एक देश था जो ये चेन मानना नहीं चाहता था, उसका नाम था ईरान। ईरान और अमेरिका की हमेशा से दुश्मनी नहीं थी, इसकी एक डार्क हिस्ट्री है। 1953 में ईरान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था, मोहम्मद मोजादेक। उसने कहा था कि ईरान का ऑयल ईरानियंस का होगा। उसने ब्रिटिश ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। तो हुआ क्या? सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर एक कूप किया, मोजादेक को हटा दिया और एक पपेट किंग शाह पहलावी को बिठा दिया, जो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त था। ईरानियंस ने इसको भुलाया नहीं। 1979 में ईरान में एक रिवॉल्यूशन आया, शाह को भगा दिया गया और अयतुल्ला खमीनी को वहां का लीडर बना दिया गया। और ईरान ने अमेरिका को सीधा मैसेज दिया कि हम तुम्हारी कॉलोनी नहीं है। तब से अमेरिका और ईरान में दुश्मनी हो गई। ईरान ने पेट्रो डॉलर सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। ईरान ने मिडल ईस्ट में हिजबुल्लाह, हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और अमेरिका, उसने इतने सैंक्शंस लगाए, इतने थ्रेट्स दिए और कई बार तो वॉर की कगार पे भी आ गया। यहाँ अब हम एक ऐसी लेयर के बारे में बात करेंगे जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अमेरिका का डिफेंस बजट 886 बिलियन यूएस डॉलर है, वो भी 2024 में। ये पैसा कौन लेता है? लॉकहीड मार्टिन, रैथियन, बोइंग, नॉर्थुप गरमेन। ये कंपनीज बॉम्ब्स बनाती हैं, मिसाइल बनाती हैं, फाइटर जेट्स बनाती हैं। और अगर वार ना हो तो ये सब बिकता कैसे है? इसका एक टर्म है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। डुइट एसनावर ने, अमेरिका का खुद का प्रेसिडेंट था, 1961 में जाते जाते कहा था, बी अवेयर ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मतलब ये सिस्टम इतना पावरफुल हो गया है कि ये सिस्टम खुद वॉर क्रिएट करता है ताकि बिजनेस चलता रहे। इराक वार में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी मिले नहीं, लेकिन डिक चैनी की कंपनी ने ईरान रिकंस्ट्रक्शन में 39 बिलियन डॉलर कमाए थे। ये कोइंसिडेंस नहीं है। और अभी दुनिया एक बहुत ही डेंजरस मोड पे है। ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक बढ़ा दिया है, वेपन ग्रेड के करीब हो गया है। और अमेरिका और इजराइल दोनों बोल रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
लेकिन असली चीज ये है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये एक छोटी सी वाटर स्ट्रिप है ईरान के पास। दुनिया का 20% ऑयल इसी स्ट्रिप से गुजरता है। अगर ईरान ने ये बंद कर दिया तो दुनिया की इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा हिस्सा रुक जाता है। चाइना, इंडिया, यूरोप सब कुछ इफेक्ट होता है इससे। तो अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहला है डिप्लोमेसी। या तो डील करो, सैंक्शन हटाओ, लेकिन अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में ज्यादा अच्छा नहीं है। और दूसरा है कि इसराइल से अटैक करवाओ। और तीसरा है कि डायरेक्ट स्ट्राइक करो। लेकिन ये वर्ल्ड वार 3 का रिस्क है, क्योंकि रशिया और चाइना ईरान के साथ हैं। और ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान क्या है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रॉक्सी वॉर यूज करता है। यमन, लेबनान, इराक में अमेरिकन इंटरेस्ट पे अटैक करवाता है। साइबर वॉरफेयर, इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स पर ऑलरेडी अटैक हो चुके हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस, बॉम्ब बनाओ तो कोई नहीं छेड़ेगा। ये गेम चेस है और अभी दोनों साइड मूव कर रही हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये अमेरिका ईरान का झगड़ा है तो इसका हमसे क्या लेना देना? भाई बहुत लेना देना है। इंडिया अपनी ऑयल की 85% नीड्स इंपोर्ट करता है और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता है। और अगर ये वॉर कंटिन्यू होती है तो ऑयल 200 बैरल पर भी जा सकता है। पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाएगा इंडिया में। इन्फ्लेशन आएगी, इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। प्लस इंडिया के 90 लाख से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी का सवाल भी तो है। ये सिर्फ अमेरिका ईरान का इशू नहीं है, ये हमारा इशू भी है। इसको इस नजरिए से देखिए। अब तुम समझ गए, अमेरिका वार सिर्फ फ्रीडम या डेमोक्रेसी के लिए नहीं करता है, वो रिसोर्सेज, डोमिनेंस और इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए करता है। ईरान सिर्फ एक टेररिस्ट स्टेट नहीं है, वो एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका की मानना रिफ्यूज कर दिया। और जब कोई देश अमेरिका की नहीं सुनता तो पहले सैंक्शंस आते हैं, फिर प्रोपेगेंडा आता है और फिर उसके बाद वार आती है। लीबिया को देख लो, ईरान को देख लो, अफगानिस्तान को देख लो, यही पैटर्न है। और अब ईरान की बारी है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, अगर तुम दुनिया को समझना चाहते हो तो सिर्फ न्यूज मत देखो, हिस्ट्री को पढ़ो, मनी को फॉलो करो और खुद सोचना सीखो। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ये चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। तब तक सोचते रहो और सब्सक्राइब करो।